गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सभी बच्चे जल्दी से लाइव आ जाइए और चलिए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो कैसे हैं सभी बच्चे? बहुत ज्यादा तुम लोग मैसेज कर रहे थे कि क्लास नहीं होगी क्या। मैंने बोला कि होगी क्लास बेटा, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे 3 दिन क्लास होती है ना आप लोगों की, तो 3 दिन क्लास होगी, ठीक है, डेली होगी, परेशान मत हो। चलो तो जल्दी से सेशन को हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। और जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो था सेल ऑर्गेनेल कोशिकांग, और हम लोगों ने क्या पढ़ लिया था यहाँ पर, माइटोकॉन्ड्रिया और न्यूक्लियस तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। तो चलो कुछ क्वेश्चंस आप लोगों से पूछते हैं और देखते हैं यहाँ पर कि कितने ऐसे बच्चे हैं जिनको प्रीवियसली याद है कि हमने लास्ट टाइम यहाँ पर क्या पढ़ा था। ठीक है, तो आ जाइए सभी बच्चे। नमस्ते नमस्ते। मैम क्या हाल है? सब बढ़िया है, चाय वाय पी लो, चलो जाओ। अब हो गया? ठीक है, बातें हो गई सभी की आपस में मुझसे। ओके, तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। और लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को न्यूक्लियस तक यहाँ पर पढ़ा दिया था। क्या पढ़ा दिया था बेटा? मैंने न्यूक्लियस तक आप लोगों को पढ़ा दिया था। ठीक है, तो चलो हम लोग करते हैं स्टार्ट। और हम लोगों ने न्यूक्लियस तक यहाँ पर पढ़ लिया था, केंद्रक तक हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ लिया था। तो कुछ प्रश्न यहाँ पर पूछूंगी मैं और सभी बच्चे उसका आंसर यहाँ पर करेंगे। सबसे पहले मुझे बताइए कि न्यूक्लियस की खोज किसने की थी? अगर आप सभी केंद्रक के बारे में बात करते हैं तो केंद्रक की खोज किसने यहाँ पर की थी? बताइए फटाफट से, जल्दी से बताइए, कमेंट करके बताइए फटाफट से। रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। क्या बात है, कमेंट नहीं आ रहे बच्चों के? नमस्ते नमस्ते। अभी जय हिंद चल रहा है सभी बच्चों का। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। सब कुछ ठीक है? चलो तो सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। ओके, और आज हम लोग यहाँ पर बात करेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम्स के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों की जो स्टार्ट होगी क्लास आज, वो कहां से स्टार्ट होगी? राइबोसोम से स्टार्ट होगी। तो सभी बच्चे एक बार जल्दी से अपनी हेडिंग लिखेंगे, राइबोसोम। सबसे पहले एक हेडिंग लिखेंगे आप सभी बच्चे, राइबोसोम। ठीक है, अब राइबोसोम की अगर आप यहाँ पर बात करते हो तो सबसे पहली बात आपको कुछ चीजें यहाँ पर समझनी होंगी कि राइबोसोम्स की अगर हम बात करें तो यह कैसा होता है? यूनिवर्सल होता है। यूनिवर्सल का क्या मतलब होता है? तो आंसर आपको करना है कि यूनिवर्सल मतलब क्या होता है यहाँ पर, कि एक ऐसा कोशिकांग जो सर्वव्यापी है, जो हर जगह आपको देखने के लिए मिलता है, चाहे वह कोई भी कोशिका क्यों ना हो, चाहे वह प्रोकैरियोटिक सेल हो, चाहे वह यूकैरियोटिक सेल हो, चाहे वह एनिमल की सेल हो, चाहे वह प्लांट की सेल हो, सभी तरह की कोशिकाओं की अगर आप यहाँ पर बात करते हैं तो सभी तरह की कोशिकाओं में आपको क्या दिखाई दे रहा है? राइबोसोम यहाँ पर दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है बेटा? राइबोसोम यहाँ पर आपको दिखाई देता है, राइबोसोम। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे राइबोसोम के बारे में। हेडिंग लिखेंगे राइबोसोम। तो राइबोसोम की अगर आप बात करते हो तो ये सभी तरह के प्राणियों में आपको दिखाई देगा, सभी तरह की कोशिकाओं में यह दिखाई देगा। और साथ में आपको ध्यान में रखना है कि इसके चारों तरफ कोई भी झिल्ली नहीं पाई जाती है, कोई भी झिल्ली नहीं पाई जाती, झिल्ली का अभाव यहाँ पर होता है, कोई भी झिल्ली यहाँ पर नहीं पाई जाती है ना। आप लोगों को याद है मैंने आप लोगों को एक टॉफी के बारे में बताया था, कौन सी? संतरे वाली गोली, याद आया? संतरे वाली गोली याद आया? तो संतरे वाली गोली की जब कभी भी हम बात करते हैं तो वह क्या है? तो आंसर करना कि भाई बिल्कुल राइबोसोम जैसा ही है। जिस तरह के संतरे की टॉफी के ऊपर कोई भी झिल्ली नहीं होती, बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पर इसके ऊपर भी कोई झिल्ली, कोई भी आवरण, कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट की तरफ कि अगर आपसे कभी यह पूछा जाए कि यह बताओ कि सबसे छोटा कोशिकांग कौन सा होता है, अगर आपसे कभी ये पूछा जाए कि सबसे छोटा कोशिकांग कौन सा होता है, सबसे छोटी जो सेल ऑर्गेनेल होती है वह कौन सी होती है, तो आंसर आपको क्या करना है? राइबोसोम होता है। क्या होता है? राइबोसोम होता है। अब यहाँ पर मैं आप लोगों को कुछ नोट करवाती हूँ। ठीक है, कुछ नोट करवाती हूँ, लिखेंगे नोट। ठीक है, जो एग्जाम में इंपॉर्टेंट हो सकता है। हम सभी को यह बात तो पता है कि जो सबसे छोटा कोशिकांग होता है वह क्या है? राइबोसोम। लेकिन अगर आपसे यह प्रश्न पूछा जाए कि यह बताइए झिल्ली युक्त सबसे छोटा कोशिकांग, सबसे छोटा कोशिकांग कौन सा है? यानी मेम्ब्रेन बाउंड
स्मॉलेस्ट स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनेल कौन सा है? सेल ऑर्गेनेल कौन सा है? अगर आपसे यह प्रश्न पूछा जाता है तो अब आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? लाइसोसोम। क्या आंसर हो जाएगा यहाँ पर? लाइसोसोम। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम? लाइसोसोम। ठीक है, तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए, तो सबसे पहले हमने यहाँ पर यह देखा कि अगर आप बात करते हो राइबोसोम के बारे में, तो जो राइबोसोम होता है उसके ऊपर कोई भी झिल्ली नहीं होती, और यह कैसा होता है? यहाँ पर सबसे छोटा कोशिकांग होता है। क्या होता है? सबसे छोटा कोशिकांग यह होता है। लेकिन अगर आपसे यह पूछ लिया जाए कि यह बताओ कि झिल्ली युक्त सबसे छोटा कोशिकांग कौन सा होता है, तब फिर आपका आंसर क्या हो जाता है? लाइसोसोम होता है। ठीक है, लिख लिया सभी ने? बहुत अच्छे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम यहाँ पर चलते हैं। जब कभी भी हम लोग राइबोसोम के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर कुछ और भी बातें आप लोगों को पता होनी चाहिए। क्या पता होनी चाहिए? कि राइबोसोम की जो खोज है वह किसने की है? राइबोसोम की खोज यहाँ पर किसने की है? मैम चैप्टर का A4 साइज PDF दे देना। ठीक है, तो बेटा एक काम करते हैं आज कि मैं आप लोगों को A4 साइज की PDF दे दूंगी, जो बोर्ड में पढ़ाती हूँ वो भी दे दूंगी। ठीक है, और आप लोग अगर नोट कर रहे हो तो अच्छी चीज है, अगर नहीं कर रहे हो तो सिर्फ इसको समझो। ठीक है, तो जल्दी जल्दी से मैं इसको समझा देती हूँ आप लोगों को, और इसके जो नोट्स हैं A4 साइज के, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आप लोगों को आज मैं अपलोड करवा दूंगी आपके सेक्शन में। ठीक है, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो, तो इसको हम लोग फिर समझ लेते हैं। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि राइबोसोम की जो खोज है वह किसने यहाँ पर की थी। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, तो आपको आंसर करना है कि राइबोसोम की जो खोज है वह एक साइंटिस्ट ने की थी जिनका नाम है पलाडे। क्या नाम है? पलाडे। पलाडे ने क्या काम किया था? यहाँ पर राइबोसोम की यहाँ पर खोज की थी। ठीक है, तो अगर आप सभी यहाँ पर प्लांट के बारे में बात करते हैं, प्लांट कोशिका के बारे में बात करते हैं, तो अगर आपसे यह पूछा जाए कि पादप कोशिका में किसने खोज की, तो रॉबिन्सन और ब्राउन। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि पादप कोशिका में राइबोसोम की खोज किसने की थी, तो आंसर क्या करना? रॉबिन्सन और ब्राउन ने की थी। बाकी अगर नॉर्मली कभी भी आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछे कि यह बताओ पशु कोशिका में, या फिर नॉर्मली अगर आपसे पूछे कि राइबोसोम की खोज किसने यहाँ पर की थी, तब आपको सीधे सीधे क्या आंसर करना है कि पलाडे ने ही की थी। किसने की थी? पलाडे ने ही की थी। तो अगर आप नॉर्मल तौर पर देखें तो ज्यादातर जो प्रश्न पूछा जाता है वो एक ही सेंटेंस में पूछा जाता है, राइबोसोम की खोज किसने की? पलाडे ने की। किसने की थी? पलाडे ने की थी। अगर वो स्पेशली आपसे पूछता है कि अगर हम किसी पौधे के बारे में बात करते हैं तो पौधे में किसने की थी, तब आपको आंसर करना है कि पौधे में रॉबिन्सन और ब्राउन नाम के साइंटिस्ट ने मिलकर के की थी। ठीक है, क्लियर है यहां तक? चलिए अब आगे नेक्स्ट पॉइंट की ओर हम यहां पर बढ़ते हैं, आगे हम यहां पर चलते हैं। ठीक है, आगे हम जब यहां पर बढ़ते हैं तो सबसे पहले समझेंगे कि राइबोसोम क्या है और राइबोसोम कहां पर पाया जाता है और किस तरह का यह दिखता है और इसका क्या कार्य यहां पर होता है। चलो, तो जब कभी भी हम लोग, एक बच्चा कह रहा है यहां पर कि मैम आपके नोट से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, गारंटी दे दो। ठीक है, तो पहले बेटा आप एक चीज की गारंटी यहां पर दो कि डेली क्लास में आओगे, दूसरा डेली नोट्स आप रिवाइज करोगे, और तीसरा इसके क्वेश्चन आंसर्स करोगे, है ना। तो बच्चे इस तरह की बातें क्यों कहते हो कि गारंटी दे दो, गारंटी दे दो? गारंटी किस चीज की मांग रहे हो तुम गारंटी? अरे भाई पढ़ लो, ठीक है, नालायकों वाली बात मत करो। राज भजन हमेशा तुम्हारा यही चलता रहता है, यही भजन गाते रहते हो, इसीलिए तो सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। चलो आगे हम यहाँ पर बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, आगे चलते हैं कि जब कभी भी हम राइबोसोम्स के बारे में बात करते हैं तो यह दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, राइबो और जोम्स, राइबो और जोम्स। ठीक है, ओके। अब राइबो की अगर आप यहाँ पर बात करते हैं तो राइबो का मतलब होता है आरएनए। राइबो का क्या मतलब होता है? आरएनए। और दूसरे नंबर पर हम बात करेंगे कि आरएनए और प्रोटीन, इन दोनों से मिलकर के ही क्या बना हुआ होता है? हमारा राइबोसोम बना हुआ होता है। तो यहां पे मैं लिख देती हूं प्रोटीन। ठीक है, और जोम्स की अगर हम यहां पर बात करते हैं, जोम्स की अगर हम यहां पर बात करते हैं तो जोम्स का मतलब होता है यहां पर ग्रेन्यूल। क्या होता है इसका मतलब? यहां पर कण। ठीक है,
तो जब कभी भी हम किसी भी कोशिका को देखते हैं तो जो कोशिका होती है, जो कोशिका यहाँ पर होती है, कोशिका में छोटी 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 बहुत सारे कण आपको देखने के लिए मिलते हैं। और ये जो कण होते हैं यह आरएनए और प्रोटीन से बने हुए होते हैं। अब कुछ बच्चों के दिमाग में यह आ रहा होगा कि ये जो आरएनए होता है, ये जो आरएनए होता है इसकी फुल फॉर्म क्या होती है ना, पूछ सकता है भाई, है ना। जैसे डीएनए की फुल फॉर्म पूछता है ऐसे ही आरएनए की भी पूछ सकता है। तो आपको ध्यान में रखना है कि आरएनए की अगर हम बात करते हैं तो इसकी फुल फॉर्म होती है आपकी राइबो न्यूक्लिक एसिड। क्या होती है यहां पर, तो आंसर करना है राइबो न्यूक्लिक अम्ल, राइबो न्यूक्लिक अम्ल, इसकी फुल फॉर्म यहां पर होती है। ठीक है, यह एक प्रकार का न्यूक्लिक एसिड होता है। ठीक है बच्चों, ठीक। तो अगर आप यहाँ पर राइबोसोम के बारे में बात करते हैं तो राइबोसोम जो होता है वह किससे बना हुआ है, आरएनए और प्रोटीन से मिलकर के बना हुआ है। कैसा दिखता है, ये भी मन में आ रहा होगा ख्याल कि यह कैसे दिखता है। तो देखो अगर आप यहाँ पे नॉर्मल तौर पर देखो तो एक यहाँ पर कोशिका है, क्या है, एक यहाँ पर इस तरीके से कोशिका है। ठीक है, कोशिका में क्या है आपका, एक यहाँ पर केंद्रक है यानी कि एक न्यूक्लियस है। और ये जो छोटे 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 आपको यहाँ पर बहुत सारे जो कण दिखाई दे रहे हैं, ये जो दाने आपको दिखाई दे रहे हैं, ये जो कण यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, इसी को हम सभी क्या कहते हैं, राइबोसोम यहाँ पर कहते हैं। अगर आप नॉर्मल तौर पर देखें तो जो राइबोसोम होता है वह आपके साइटोप्लाज्म में आसानी से घूमता रहता है और कई बार किसी और दूसरे कोशिकांग के ऊपर चिपका हुआ भी आपको मिल जाता है। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखेंगे। तो यह फ्री भी मिल सकता है और साथ में आपको ध्यान में रखना है कि किसी के ऊपर यह चिपका हुआ सा भी यहाँ पर दिखाई दे सकता है। आगे हम बात करते हैं कि ठीक है, हमने ये पढ़ लिया कि राइबोसोम है वो हर जगह मिलता है, सबसे छोटा कोशिकांग होता है। और हमने ये भी पढ़ लिया कि जो राइबोसोम होता है वह आरएनए और प्रोटीन से मिलकर बना होता है, साइटोप्लाज्म में घूमता फिरता दिखाई देता है, या फिर हमने यह भी यहाँ पर पढ़ लिया है कि यह किसी कोशिकांग की ओर चिपका हुआ सा दिखाई देता है। चलो ठीक है, अच्छी बात है। अब बात करते हैं कि राइबोसोम का काम क्या होता है, राइबोसोम क्या कार्य यहाँ पर करता है। ठीक है, चलो तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर राइबोसोम की अगर आप यहाँ पर बात करें तो राइबोसोम का सिर्फ एक ही काम होता है। इसके फंक्शन की अगर आप यहाँ पर बात करो यानी कार्य की अगर हम यहाँ पर बात करें तो इसका जो कार्य होता है वह क्या होता है, सिर्फ एक ही यहाँ पर होता है। क्या होता है, तो लिखते हैं, इसे हम कहते हैं कि यह क्या काम करेगा, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। क्या करेगा यहाँ, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। और हिंदी में अगर हम देखें तो यह प्रोटीन का संश्लेषण करता है। ये क्या करता है, प्रोटीन का संश्लेषण, प्रोटीन का संश्लेषण यह यहाँ पर करता है। ठीक है, यानी प्रोटीन का निर्माण कर रहा है। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि मैम सिंथेसिस मतलब क्या होता है, संश्लेषण मतलब क्या होता है, तो आंसर करना निर्माण करना। क्या करना बेटा, निर्माण करना। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हो कि प्रोटीन का संश्लेषण करता है, प्रोटीन का निर्माण यह यहाँ पर करता है। और इसी वजह से जो राइबोसोम होता है उसको क्या कहा जाता है, तो आंसर करना प्रोटीन फैक्ट्री, प्रोटीन फैक्ट्री, प्रोटीन फैक्ट्रीज ऑफ सेल। हिंदी में अगर हम बात करें तो इसे क्या कहा जाता है, कोशिका का प्रोटीन कारखाना, प्रोटीन फैक्ट्री या प्रोटीन कारखाना कहा जाता है, प्रोटीन का कारखाना कहा जाता है। ठीक है बच्चों, क्लियर है। तो अगर आप यहाँ पे नॉर्मली तौर पर देखें तो जो भी आपका राइबोसोम होता है वो प्रोटीन का निर्माण करता है, प्रोटीन का संश्लेषण करता है, और इसी वजह से आप सभी क्या देखेंगे कि इसे क्या कहा जाता है, प्रोटीन का कारखाना यहां पर कहा जाता है। ठीक है, समझ आ गया यहां तक, ओके। अब नेक्स्ट प्रश्न यहां पर आता है कि जब हम राइबोसोम्स के बारे में बात करते हैं तो राइबोसोम्स प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दो अलग अलग तरह की कोशिकाओं में पाया जाता है। तो कई बार आपसे यह पूछा जाता है कि प्रोकैरियोटिक के अंदर किस प्रकार का राइबोसोम होगा और यूकैरियोटिक के अंदर
किस तरह का राइबोसोम यहाँ पर होगा। ठीक है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग अब हम पढ़ेंगे यहाँ पर। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर बात क्या हो रही है कि जब हम राइबोसोम के बारे में बात करते हैं, जब कभी भी हम राइबोसोम के बारे में यहाँ पर बात करते हैं, तो आपको समझना होगा कि यह सभी में पाया जाता है। यह आप देखेंगे कि भाई यह तो प्रोकैरियोटिक सेल में भी पाया जा रहा है, हिंदी में भी यही कहेंगे, प्रोकैरियोटिक कोशिका में भी पाया जा रहा है। ठीक है बेटा, और यह जो होता है यह यूकैरियोटिक सेल में भी पाया जाता है। किसमें पाया जा रहा है? यूकैरियोटिक कोशिका में भी पाया जाता है, दोनों में यह पाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रश्न बनता है कि प्रोकैरियोटिक सेल में किस तरह का पाया जाएगा, राइबोसोम किस तरह का पाया जाएगा, और जो यूकैरियोटिक कोशिका होती है उसमें किस तरह का यह पाया जाता है। ठीक है, तो यूकैरियोटिक की अगर हम बात करें, प्रोकैरियोटिक की हम बात करें, तो प्रोकैरियोटिक में यह 70S तरीके का राइबोसोम पाया जाता है, जबकि यूकैरियोटिक की अगर हम बात करें तो इसमें आप देखेंगे 80S तरीके का राइबोसोम यहां पर पाया जाता है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से काफी प्रश्न आपका बनता है कि प्रोकैरियोटिक में कितना 70S, और जो आपका यूकैरियोटिक होगा उसमें कितना, तो आंसर करना कि वहां पर आपको 80S यहां पर दिखाई देता है। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि ठीक है मैम 70 और 80 तो समझ आ गया, पर ये जो S है इसका क्या मतलब है, ये जो S यहाँ पर लिखा हुआ है इसका यहाँ पर क्या मतलब है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपको ध्यान में रखना होगा कि यह एक यूनिट को प्रदर्शित करता है। S की अगर आप यहाँ पर बात करें तो S का क्या मतलब होता है, चलो यहाँ पे लिख देती हूं मैं, S का यहाँ पर क्या मतलब होता है, तो आंसर करना, इसे हम कहते हैं स्वेडबर्ग यूनिट। ठीक है, क्या कहते हैं इसको? स्वेडबर्ग यूनिट। हिंदी में भी लिख देती हूं मैं यहाँ पर, स्वेडबर्ग इकाई या यूनिट इसे यहाँ पर कहा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या देखा, प्रोकैरियोटिक में 70S, और दूसरी तरफ क्या हो गया यहाँ पर 80S, और S का क्या मतलब होता है? स्वेडबर्ग यूनिट। क्या मतलब होता है यहाँ पर S का? स्वेडबर्ग यूनिट। ठीक है, तो स्वेडबर्ग यूनिट आपको यहाँ पर याद रखना होगा। आगे नेक्स्ट पॉइंट की ओर हम यहाँ पर बढ़ते हैं, आगे हम यहाँ पर चलते हैं, थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ते हैं। जब कभी भी हम प्रोकैरियोटिक कोशिका के बारे में बात करते हैं तो उसका जो राइबोसोम होता है वो कुछ इस तरह से दिखाई देता है। ठीक है, और जो 70S होता है वह किससे मिलकर के बना हुआ होता है, तो आंसर करना है, मैम इसकी फोटो दिखा दो, ऐसे तो कोई इसकी खास फोटो है नहीं, पर ये देख लो। चलो पहले मैं इसको लिखवा देती हूं, तो यहां पे लिखते हैं 30, 50 और 70। चलो इसको पहले लिखो, फिर मैं यहां पे समझाती हूं। 40, 60, 80, इसको लिखो फिर मैं समझाती हूँ। मैम हम नहीं लिख रहे, अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये यहां तक पहले जो बच्चे लिख रहे हैं वो लिख सकते हैं। लगता है हमारे कमेंट्स नहीं आ रहे हैं। एक लड़का है यहाँ पे सौरभ कुमार, वो कह रहा है कि स्पेलिंग गलत है। बेटा बिल्कुल ठीक है, जो तुम्हारी मैडम लिख रही है ना वो याद करो, ठीक है, बिल्कुल सही चल रहा है मामला, पढ़ाई पे ध्यान दो। यही सब देखते रहेंगे, ये स्पेलिंग है ना, इंग्लिश पढ़ा रही हूं मैं यहाँ पे, है क्या लिखा है ये? स्वेडबर्ग, क्या लिखा है? स्वेडबर्ग। फिर फालतू की बातें कर रहे हो, डब्लू नहीं आता है, वी आता है, वी, डब्लू नहीं आएगा, वी आएगा, ठीक है। चलो तो सबसे पहले अगर हम यहां पर बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, ठीक है, ये जो लड़का है जो ज्यादातर आ रहा है ना, ये राजभन, क्या नाम है इसका, इसको ब्लॉक करो, हटाओ इसको यहां से, फालतू की बातें कर रहा है।
बेटा पढ़ाई पे ध्यान दे लो, इस तरह से चीजें करते रहोगे तो कभी सिलेक्शन नहीं होगा जिंदगी में, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं पहले नंबर पर कि अगर हम प्रोकैरियोटिक के बारे में बात करते हैं तो जो प्रोकैरियोटिक यहाँ पर होता है उसमें आप क्या देखेंगे 70S, ठीक है। 70S तरीके का राइबोसोम आपको यहाँ पर दिखाई देता है, ठीक है। अब 70S कैसा बना, 30S प्लस 50S इज इक्वल टू 70S। अब कुछ बच्चे यहाँ पे कहेंगे हो मैम को तो मैथ्स नहीं आती, हो अरे ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, बहुत अच्छी मैथ्स आती है, टॉपर रहे हैं हम अपने टाइम पे। तो यहाँ पर आप देखो 5 और 3 कितना होता है, 5 6 7 8 80 होगा, है ना। यहाँ पे क्या होना चाहिए था, 80 होना चाहिए था। पर बेटा आज जो आप लोग यहाँ पर पढ़ रहे हो वो बायोलॉजी पढ़ रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर एक्चुअली में क्या होता है कि इस तरह का आपको राइबोसोम दिखाई देता है। ऊपर वाला जो सब यूनिट होता है, ऊपर वाला जो भाग होता है वो होता है 30S का, नीचे वाला जो भाग होता है वह क्या होता है 50S का, ठीक है। और यहाँ पर जो 10S होता है वो सेंट्रीफ्यूगेशन की वजह से डिटेक्ट हो जाता है। तो आपको इतने डिटेल में नहीं पढ़ना, आपको सिर्फ यहाँ पर इतना ध्यान में रखना है कि अगर प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर 70S राइबोसोम है तो अगर वो पूछे कि छोटा भाग किससे बना है तो 30S से बना है और नीचे वाला भाग किससे बना है 50S से यहाँ पर बना हुआ होता है, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप 80S की हम यहाँ पर बात करते हैं तो ऊपर वाला जो भाग होता है वह 40S का बना हुआ होता है और नीचे वाला जो भाग होता है वो 60S का यहाँ पर बना हुआ होता है, ठीक है। तो इस चीज को आप लोग यहाँ पर ध्यान में रखेंगे, ठीक है बच्चों। चलो एक बार फिर से रिवाइज करा दे रही हूं मैं, ठीक है, एक बार फिर से रिवाइज करवा देती हूं। चलिए अब सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं किसके बारे में, राइबोसोम के बारे में। प्यारे बच्चों जब कभी भी हम राइबोसोम के बारे में बात करते हैं तो आपको यह बात यहाँ पर पता होना चाहिए कि जो राइबोसोम होता है वह कैसा है, यूनिवर्सल है, यानी सभी तरह के कोशिकाओं में यह पाया जाता है, चाहे जंतु की हो, चाहे वह कैसी हो, यहाँ पर पौधे की हो, ठीक है, या फिर यूकैरियोटिक हो या फिर यह प्रोकैरियोटिक यहाँ पर हो। दूसरे नंबर पर आपको ध्यान में रखना है कि इसमें झिल्ली का अभाव होता है, कोई भी झिल्ली इसके अंदर नहीं होती है। नेक्स्ट ये सबसे छोटा कोशिकांग होता है। लेकिन अगर आपसे कभी यह पूछा जाए कि झिल्ली युक्त सबसे छोटा कोशिकांग कौन सा है तो आंसर क्या हो जाता है, हमारा राइबोसोम यहाँ पर हमारा आंसर हो जाता है। आगे हम यहाँ पर बढ़ते हैं कि राइबोसोम्स कहाँ पर पाए जाते हैं, कोशिका के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है, और यह ग्रेन्यूल कण के रूप में होते हैं। तो ये साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं, इसके अलावा यह किसी और दूसरे कोशिकांग में चिपके हुए से भी हो सकते हैं। आगे हम यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। इनका काम क्या होता है, आंसर करना है प्रोटीन का संश्लेषण करना, प्रोटीन का निर्माण यहाँ पर करना, और साथ में आपको यह भी ध्यान में रखना होगा कि इसी वजह से इसको कोशिका का प्रोटीन कारखाना यहाँ पर कहा जाता है। चलिए आगे हम नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट, जब कभी भी हम राइबोसोम के बारे में बात करते हैं तो राइबोसोम प्रोकैरियोटिक के अंदर 70S पाया जाता है, जबकि यूकैरियोटिक की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो उसे यहाँ पर क्या कहा जाता है, तो आंसर आपको करना है कि 80S उसको यहाँ पर कहा जाता है। साथ में आपसे कई बार यह भी पूछता है कि S का क्या यहाँ पर मतलब होता है, तो आंसर यहाँ पर क्या होगा कि S का मतलब होता है स्वेडबर्ग यूनिट, ठीक है। मैम थोड़ा सा सेंट्रीफ्यूगेशन बता दीजिएगा कि थोड़ा सा, अच्छा ठीक है। देखो समझ, देखो सभी बच्चे ध्यान से सुनो बेटा, जो S होता है ना वो एक्चुअली में स्वेडबर्ग यूनिट को हम S लिखते हैं, ये सेंट्रीफ्यूगेशन फोर्स को दर्शाता है। सेंट्रीफ्यूगेशन फोर्स क्या होता है, तो बायोलॉजी के टर्म पे इसको समझते हैं, ठीक है, फिजिक्स में आपने पढ़ा ही होगा, बायोलॉजी के टर्म्स में इसको यहाँ पर समझते हैं। लकी बेटा देखो जो मैं आपको लिखा रही हूं आपको वही लिखना है, ठीक है, क्यों कंफ्यूज हो रहे हो। तो यहाँ पर देखो कुछ बच्चे इसको जोड़ रहे हैं, 5 और 30, 50 और 30 कितना होता है, 80 होता है, आपने 70 क्यों लिखा है। बेटा यही तो मैं आपको बता रही हूँ कि जब हम बायोलॉजी के बारे में बात करते हैं तो बायोलॉजी में सेंट्रीफ्यूगेशन की वजह से 10S यहाँ पर खत्म हो जाता है। अब सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होता है, जैसे कि एक बच्चे ने यहाँ पर पूछा तो मैं आपको बता दूं कि जैसे मान लो हमारे पास एक मिक्सी है जिसमें मम्मी चटनी पीसती है या मसाला पीसती है, तो उसमें कौन सा बल लगता है, सेंट्रीफ्यूगेशन फोर्स लगता है। और जो सेंट्रीफ्यूगेशन फोर्स लगता है उसमें आप सभी क्या देखेंगे कि जो बड़े कण होते हैं वो बीच में होते हैं और जो छोटे कण होते हैं वो बाहर की तरफ होते हैं। और उसके बाद आप क्या देखेंगे कि जब हम राइबोसोम के बारे में बात करते हैं तो कुछ कण यहाँ पर नष्ट भी हो जाते हैं, मतलब कुछ भाग इसका
नष्ट हो जाता है, लगभग यहाँ पर 10s के आसपास नष्ट हो जाता है। तो इसी वजह से आप क्या देखोगे कि यहाँ पर हमें क्या ध्यान में रखना है कि जो छोटा भाग होता है वो 30 होता है और जो बड़ा भाग होता है वो 50 होता है। ठीक है, यही तो है बेटा, इसीलिए तो बायो पढ़ा रही हूं मैं आपको, क्योंकि अगर नॉर्मली आपसे पूछता तो क्या आप कर लेते हैं यहाँ पर कि 50 और 30 तो 80 होता है और यहाँ पे लिखाते 100, है ना। लेकिन यही तो मैं आपको बता रही हूं कि ऐसा नहीं करना है। राइबोसोम की अगर आप बात करो तो राइबोसोम में उल्टी कैलकुलेशन चल रही है, कुछ और ही कैलकुलेशन चल रही है। ठीक है, चलिए अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब इसके बाद जो हमारी हेडिंग यहाँ पर बनेगी वो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, देखो बच्चों, जब तक आपको अपने टीचर के ऊपर विश्वास नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, चलिए तो अब हम यहाँ पर बात करेंगे किसके बारे में, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। बहुत अच्छे दीपक, बहुत बढ़िया। क्लास रुक गई है, एक बार चेक करते हैं। नहीं नहीं, चल रही है, चल रही है, ठीक से चल रही है। चलो तो अब यहाँ पर हम चर्चा करेंगे किसके बारे में, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में, अंतःप्रदव्य जालिका के बारे में। अब सबसे पहले यहाँ पर बात आती है कि जो अंतःप्रदव्य जालिका होती है वह क्या है, अंतःप्रदव्य जालिका कैसे यहाँ पर दिखती है। सबके कमेंट आ रहे हैं बेटा, परेशान मत हो। तो यहाँ पर आप देखोगे अंतःप्रदव्य जालिका किस तरह से दिखती है, तो सबसे पहले कुछ इस तरह की दिखती है। अगर आप किसी भी कोशिका को देखते हो तो कोशिका के अंदर इस तरह की संरचना आपको दिखाई देती है और इसे हम सभी क्या कहते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यहाँ पर कहते हैं। आगे हम बात करते हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है। तो सबसे पहली चीज यहाँ पर एक लाइन है या एक ट्यूबुलर नेटवर्क होता है। ये क्या होता है बेटा, एक ट्यूबुलर नेटवर्क होता है। अब ट्यूबुलर नेटवर्क का क्या मतलब है, अगर आप बहुत ध्यान से यहाँ पर देखें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को तो ये कुछ इस तरह के दिखाई देते हैं, कुछ इस तरह से दिखाई देते हैं, जैसे कि ट्यूब्स हो, जैसे कि क्या हो, पतली पतली सी इस तरह से ट्यूब हो, है ना। तो इसी वजह से इनको क्या कह दिया जाता है कि यह एक ट्यूबुलर नेटवर्क यहाँ पर बनाते हैं। किसी भी कोशिका के अंदर यह ट्यूबुलर नेटवर्क यहाँ पर बनाते हैं। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट की ओर हम यहाँ पर बढ़ते हैं, आगे चलते हैं। जब हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर जैसे अगर हम अपने शरीर को देखें तो शरीर जो हमारा होता है उसके अंदर पाया जाता है कंकाल तंत्र। सभी ने नाम सुना है कंकाल तंत्र, जिसको हम सभी कहते हैं स्केलेटल सिस्टम, कंकाल तंत्र। कंकाल तंत्र की अगर आप बात करो तो कंकाल तंत्र का क्या काम होता है, हमारे शरीर को शेप देना, हमारे शरीर को ढांचा देना, हमारे शरीर को आकार देना। अगर हमारे शरीर में कंकाल तंत्र नहीं होता तो क्या होता कि हमारा जो शरीर है वो एक मांस का टुकड़ा बना हुआ रहता, ठीक है, और कहीं भी पड़ा रहता। तो उस चीज को सही रखने के लिए, हमारे शरीर को बढ़िया तरीके से एक ढांचा बनाए रखने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, कंकाल तंत्र की आवश्यकता होती है, स्केलेटल सिस्टम की आवश्यकता होती है। तो बिल्कुल उसी तरीके से अगर हम किसी कोशिका को देखते हैं तो कोशिका के अंदर उसका जो ढांचा रहेगा, ठीक है, उसका जो शेप रहेगा, उसकी जो आकृति है वो थोड़ा अच्छे से यहाँ पर बनी रहे, उसके लिए कौन यहाँ पर जिम्मेदार होता है, तो आंसर आपको क्या करना है, अंतःप्रदव्य जालिका। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होगा वो किसी भी कोशिका की शेप को बना के रखेगा, उसकी बॉडी को अच्छे तरीके से बना करके यहाँ पे रखेगा। तो हम इसे यह कह सकते हैं क्या, अंतःकंकाल। क्या कह सकते हैं, कोशिका का अंतःकंकाल। तो अंतः मतलब अंदर की तरफ, एंडो का मतलब अंदर की तरफ, तो अंतःकंकाल, ठीक है। तो यहाँ पर क्या मतलब हो गया कि अगर आपसे कभी प्रश्न पूछा जाए कि यह बताओ कि कोशिका का अंतःकंकाल किसे कहते हैं, तो आंसर आपका क्या बन जाएगा कि अंतःप्रदव्य जालिका यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को कहते हैं, क्योंकि किसी भी कोशिका का शेप बनाए रखने के लिए ये काफी हद तक रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखेंगे। आगे नेक्स्ट पॉइंट, इसकी खोज किसने की थी, 3 साइंटिस्ट थे, पोर्टर, क्लाउड और फुलम। इन तीनों ने मिलकर के इसकी खोज यहां पर की थी। चलो एक बार फिर से बता देती हूं, जब कभी भी हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को देखते हैं तो कोशिका के अंदर, जैसे मान लो ये कोई कोशिका है, कोशिका के अंदर न्यूक्लियस है, केंद्रक है, और केंद्रक के चारों तरफ
कुछ इस तरह की संरचना आपको देखने के लिए मिलती है। ये जो संरचना देखने के लिए मिलती है इसे हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। ये ट्यूब की आकृति की होती है, जैसे नलिकाएं होती है, पतली पतली सी नलिका है ना, पाइपलाइन होती है, बिल्कुल वैसे ही यह यहाँ पर दिखाई देती है। और साथ में आप लोगों को यह भी ध्यान में रखना होगा कि इसे हम कोशिका का अंतः कंकाल कहते हैं। इसकी खोज किसने की थी? 3 साइंटिस्ट ने मिलकर के की थी। पहले कौन थे? पोर्टर, क्लाउड और फुलम। ठीक है बच्चों, चलो अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अब जैसे कि ये है हमारे पास यहाँ पर एक कोशिका, ये क्या है? यहाँ पर एक हमारा केंद्रक, ठीक है। और नेक्स्ट हम बात करेंगे, इस तरीके से हमको क्या दिखाई दे रहा है? यहाँ पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिखाई दे रहा है। अब जब हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को देखते हैं तो कुछ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऐसी होती है जिसमें ऊपर की तरफ राइबोसोम्स चिपके हुए होते हैं। जैसे कि अगर आप यहाँ पर देखो तो कुछ ऐसे होते हैं जिनके ऊपर की ओर क्या चिपके हुए होते हैं? राइबोसोम यहाँ पर चिपके हुए होते हैं। क्या चिपके होते हैं? राइबोसोम यहाँ पर चिपके हुए होते हैं। मैम प्रीवियस वाला नोट्स आपका बना हुआ है, चलो बहुत अच्छी बात है। तो ओके ठीक है, चलो तो अब हम यहाँ पर बात करते हैं आगे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो ये जो आपको यहाँ पर दिखाई देता है, यहाँ पर आपको क्या चिपका हुआ दिखाई देता है? बहुत सारा राइबोसोम चिपका हुआ दिखाई देता है। बहुत सारा राइबोसोम यहाँ पर चिपका हुआ दिखाई देता है। क्या चिपका हुआ दिखाई देता है? राइबोसोम। राइबोसोम चिपका हुआ दिखाई देता है, ठीक है। अब जो राइबोसोम यहाँ पर चिपका हुआ दिखाई देता है, तो जैसे मान लो मेरे पास यह एक फोन है, ठीक है, मेरे पास ये क्या है? एक यहाँ पर फोन है, ठीक है। और फोन की अगर आप यहाँ पर बात करो तो इसके सरफेस में ये बॉक्स यहाँ पर चिपके हुए हैं। क्या चिपके हुए बेटा? ये बॉक्स यहाँ पर चिपके हुए हैं। और अगर मैं इसको देखूं तो मेरे को छूने में यह कैसा यहाँ पर महसूस होगा? खुरदुरा महसूस होगा। कैसा होगा? खुरदुरा महसूस होगा, ठीक है। तो जब खुरदुरा यहाँ पर महसूस होगा तो इसे मैं क्या कह सकती हूँ कि खुरदुरा सरफेस है। कैसा है? ये स्मूथ नहीं है, ये कैसा है? रफ सरफेस है। और इसी वजह से इस तरह के राइबोसोम्स, इस तरह का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसके ऊपर राइबोसोम यहाँ पर चिपका हुआ होता है, उसे हम सभी किस नाम से जानते हैं? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। क्या कहते हैं? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। रेटिकुलम कहते हैं। हिंदी में इसे हम सभी कहेंगे खुरदुरी अंतःप्रदव्य जालिका। खुरदुरी अंतःप्रदव्य जालिका हम इसे यहां पर कहते हैं। ठीक है बच्चों, क्लियर है? यहां तक समझ आ गया? ठीक है। कुछ ऐसी होती हैं जिनके ऊपर कुछ भी नहीं चिपका हुआ, कुछ भी नहीं चिपका हुआ, उसको अगर हम सभी यहाँ पर छुएंगे या फिर अगर हम इस तरह से टच करेंगे तो वो कैसा दिखाई देगा? यहाँ पर स्मूथ यहाँ पर दिखाई देगा। एक है तुलिका और एक है विनोद। इनको खान सर से पढ़ना है। खान सर सही पढ़ाए हैं। मैंने कब कहा बेटा खान सर गलत पढ़ाते हैं या गलत पढ़ाए हैं? ठीक है, तो देखो मैं यहाँ पर एक चीज आप लोगों को बताती हूँ बच्चों, ठीक है। जो बच्चे खान सर से पढ़े हैं तो फिर बेटा वो कल से मेरी क्लास में मत आओ, मैं सीधे साथ मैं सर से बात कर लूंगी, ठीक है। मैं आपको सीधे यहाँ पर एक बात बोलती हूँ कि अगर आप लोग मेरी क्लास में यहाँ पर आए हुए हो, ठीक है, तो मेरी क्लास में अगर आप आए हो तो मेरी क्लास में मेरे हिसाब से पढ़ना पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है बेटा। नहीं तो फिर यही होगा कि जो हमारे एडिटर सर है वो आपको क्या कहेंगे? टाटा बाय बाय। मैं इसीलिए यहाँ पर पहले मेरी क्लास हुई थी, मैंने तभी यहाँ पर ये बात कह दी थी कि काफी आप में से बच्चे खान सर से पढ़ के आए होंगे, तो कोई गलत बात नहीं है, आप पढ़िए, सर बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं। लेकिन उस चीज को आपने गलत तरीके से समझा और फिर आकर के मेरी क्लास को अगर डिस्टर्ब करेंगे तो मैं टॉलरेट नहीं करूंगी, ठीक है? ओके, चलो आगे हम यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट दूसरी तरफ अगर आप एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को देखते हो तो वहां पर इसकी जो सतह है वो कैसे दिखाई देगी? काफी स्मूथ यहाँ पर दिखाई देगी। क्या दिखाई देगी? काफी स्मूथ यहाँ पर दिखाई देगी।
तो इसीलिए दूसरे नंबर पर यहां पर हम लिख देंगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और हिंदी में अगर हम बात करें तो इसको क्या कहा जाएगा, यहां पर चिकनी अंतःप्रदव्य जालिका, अंतःप्रदव्य जालिका। ठीक है, चलो। तो अगर हम यहाँ पर बात करते हैं सबसे पहले, तो जो भी हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वह दो तरीके का होता है। क्या होता है बेटा? दो तरीके का होता है। ठीक, पहले नंबर पर होता है जिसे हम सभी कहते हैं यहाँ पर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और जो दूसरा होता है वह क्या होता है यहाँ पर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की अगर आप यहाँ पर बात करते हो इन दोनों की, तो एक होता है स्मूथ और एक कैसा होता है यहाँ पर, तो खुरदुरा होता है। ठीक है, यानी कि रफ यहाँ पर होता है। दूसरे नंबर पर हम बात करते हैं कि जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा, उनका कार्य क्या होगा, वो यहाँ पर क्या फंक्शन करेंगे, क्या कार्य यहाँ पर हम करेंगे। तो आंसर आप लोगों को यहाँ पर करना है कि जो खुरदुरा वाला होता है वह क्या काम करेगा, राइबोसोम बनाने का काम करेगा। ठीक है, राइबोसोम उसके पास चिपका हुआ है, तो राइबोसोम की वजह से वह प्रोटीन बनाने का काम यहाँ पर करेगा। तो लिखते हैं यहाँ पर प्रोटीन सिंथेसिस। क्या करेगा यहाँ? प्रोटीन सिंथेसिस, यानी प्रोटीन का निर्माण यह करेगा। प्रोटीन का निर्माण यह यहाँ पर करेगा। क्यों? क्योंकि इसके पास राइबोसोम यहाँ पर चिपका हुआ है, और अभी ही मैंने पढ़ाया था कि जो भी यहाँ पर राइबोसोम होता है वह क्या कार्य करता है, तो आंसर करना प्रोटीन का निर्माण करता है। दूसरे नंबर पर अगर हम बात करते हैं स्मूथ के बारे में, तो यह किसका निर्माण करता है? लिपिड्स। लिपिड सिंथेसिस, यानी लिपिड का निर्माण करता है। लिपिड का निर्माण करता है। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि मैम लिपिड क्या होता है, तो आंसर आप लोगों को क्या यहां पर करना है? ठीक है, ओके बच्चों। तो अगर आप यहाँ पर बात करते हो किसके बारे में कि भाई लिपिड क्या होता है, तो लिपिड एक प्रकार का वसा होता है। क्या होता है? एक प्रकार का वसा होता है, एक प्रकार का फैट यहाँ पर यह होता है। ठीक है, चलो। तो हमने क्या देखा कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वह दो तरीके का है। पहला है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरा है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी चिकनी अंतःप्रदव्य जालिका, दूसरी है खुरदुरी अंतःप्रदव्य जालिका। जो यहाँ पर चिकनी होती है यानी कि जो स्मूथ होती है वह लिपिड बनाने का काम करती है, जिसको आप सभी वसा भी यहाँ पर कह सकते हैं। दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में, तो जो रफ होता है वह क्या काम करेगा? प्रोटीन निर्माण का काम करता है, क्योंकि इसके पास क्या पाया जाता है? राइबोसोम यहाँ पर पाया जाता है। क्या? राइबोसोम यहाँ पर पाया जाता है। ठीक है बच्चों? हाँ विशाल, मैंने समझा दिया है बेटा। ठीक है, ओके, क्लियर है, समझ आ गया सभी को यहाँ तक? चलो, अब इसके आगे हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर यहाँ पर बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पर बात करेंगे किसके बारे में? गोल्गी बॉडीज के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे अब हम यहाँ पर? गोल्गी बॉडीज के बारे में। चलो हेडिंग डालेंगे अब हम सभी, गोल्गी बॉडीज। गोल्गी बॉडीज। मैम आप मेरा डाउट नहीं बता रहे, बताओ अमन क्या पूछना है? बच्चों एक्चुअली क्या होता है मैं आपको बताती हूँ, इतने सारे बच्चे होते हैं है ना, तो मैं कई बार कमेंट नहीं देख पाती हूँ। तो आप लोग क्या किया करो कि पहले जैसे मैं पढ़ा रही हूँ तो आप पढ़ लो, ठीक है, और जो भी आपका डाउट होता है उसको अपने पास लिख लो या फिर कुछ भी ऐसा हो तो, और फिर जब मैं आपको टाइम दूंगी 5-10 मिनट का, तो उस टाइम पर आप सभी अपना डाउट यहाँ पर पूछ लिया करो। मैम क्वालिटी कम कर दीजिए, वीडियो की क्वालिटी? बेटा ये तो मतलब जो ऐप बनाने वाले जो सर वगैरह हैं उन तक बात पहुंचा दूंगी, ये काम मुझे नहीं आता, ठीक है, मुझे सिर्फ पढ़ाना आता है। ठीक है मैम, प्लीज आप जो डेली पढ़ाते हैं उसके ऊपर प्रीवियस ईयर के, हाँ बिल्कुल करवाएंगे, लेकिन पहले आपको चैप्टर तो खत्म करना पड़ेगा ना, ठीक है। मैम क्या पुष्प लिपिड दही वसा,
फॉस्फोलिपिड, नहीं 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 नहीं, फॉस्फोलिपिड बेटा अलग है। देखो लिपिड वो भी है, लेकिन उसके ऊपर क्या जुड़ा हुआ है, फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो वो फॉस्फोलिपिड बन गया। ठीक है, हाँ, पर आप ये कह सकते हो कि इस वाले वसा का भी वो निर्माण कर लेता होगा अपने आप को बनाने के लिए, है ना। ठीक है नेहा। डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग इन SER, ये सब इतना भाई नहीं, ड्रग व्रग ये सब चीजें इतना नहीं डिटेल से पूछेगा राहुल, रिलैक्स रहो। एस का मतलब स्वेडबर्ग होता है। ठीक है, ठीक है। देखो बेटा क्वालिटी भी यहाँ पर दो तरीके का दिया हुआ है। ठीक है, पहला है यहाँ पे 720 और दूसरा है 360। आपको जो सुटेबल लगे, आपका डाटा जिसमें कम हो, आप आराम से उसको यूज कर सकते हो। ठीक है, ओके, चलो चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर हम यहाँ पर बढ़ते हैं, सब टॉपिक के ऊपर सबसे पहले। ठीक है, थैंक यू सभी बच्चों को। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे गोल्गी कॉय। गोल्गी कॉय को अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे कि कोई इसे कहता है गोल्गी एपरेटस, कोई कहता है गोल्गी उपकरण, कोई कहता है गोल्गी बॉडीज, कोई कहता है गोल्गी कॉय, तो कोई कहता है गोल्गी बॉडीज। ऐसे अलग अलग नामों से इसको यहाँ पर जाना जाता है। पर यहाँ पर बात आती है कि ये भाई जो गोल्गी बॉडीज होती हैं, यह होती क्या है और किस तरह की यह दिखाई यहाँ पर देती है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम किसी भी कोशिका को देखते हैं, किसी भी सेल को यहाँ पर हम देखते हैं, तो सेल में कुछ इस तरह की बड़ी ही प्यारी सी संरचना दिखाई देती है। देखो कितनी खूबसूरत संरचना है ना, बड़ी ही एक प्यारी सी संरचना यहाँ पर दिखाई देती है। और यही क्या है, यहाँ पर गोल्गी बॉडीज कहलाई जाती है। क्या कहलाई जाती है बेटा, गोल्गी बॉडीज यहाँ पर यही कहलाई जाती है। एक चीज और यहाँ पर ध्यान में रखना कि जब हम गोल्गी बॉडीज के बारे में बात करते हैं, तो गोल्गी बॉडीज के भी दो भाग होते हैं। ऊपर एक भाग होता है और एक नीचे वाला भाग होता है। ठीक है, ऊपर एक भाग होता है ये वाला हिस्सा और नीचे ये वाला हिस्सा। ऊपर वाला जो भाग होता है इसको हम सभी सिस कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, हम सभी सिस भाग कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, सिस भाग कहते हैं। और जो नीचे वाला भाग होता है उसको हम सभी किस नाम से जानते हैं, ट्रांस। किस नाम से जानते हैं, ट्रांस। ट्रांस के नाम से जानते हैं, ट्रांस वाला भाग। ठीक है, तो जब कभी भी आप गोल्गी बॉडीज को देखते हो तो उसके दो भाग होते हैं। ऊपर वाला जो हिस्सा होता है उसे हम सिस भाग और नीचे वाला हिस्सा उसे हम ट्रांस भाग कहते हैं। तो क्वेश्चन कैसे बनता है, क्वेश्चन किस तरीके से यहाँ पर बनता है। ठीक है, तो सबसे पहली बात आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि गोल्गी बॉडीज का कौन सा भाग न्यूक्लियस के पास होता है, मतलब न्यूक्लियस की तरफ होता है। ये क्या है आपका बेटा, न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक। ठीक है, और ये जो आपको हिस्सा यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये क्या है आपका यहाँ पर प्लाज्मा झिल्ली यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा झिल्ली यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो पूछता है कि कौन सा भाग अंदर यानी केंद्रक की तरफ होगा और कौन सा भाग बाहर की तरफ यहाँ पर होगा। इस तरह से प्रश्न यहाँ पर पूछा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले कि अगर आप किसी भी कोशिका को देखते हो, कोशिका के अंदर आपको केंद्रक दिखाई दे रहा है, यहाँ पे गोल्गी बॉडीज दिखाई दे रहा है, और जो गोल्गी बॉडीज का सिस वाला भाग होता है वह कहां पर होता है, केंद्रक की ओर होता है। ठीक है, तो जो सिस वाला भाग होगा वो कहां पर होगा, केंद्रक की ओर होता है। जबकि ट्रांस वाला जो भाग होता है वो बाहर की तरफ यानी प्लाज्मा झिल्ली की ओर होता है। किस ओर होता है, प्लाज्मा झिल्ली की ओर होता है। ठीक है, क्वेश्चन पूछ रहा हूं प्रतीक, बेटा रुक जाओ, अभी मैंने आपसे क्या बोला, मैं आपको टाइम दूंगी ना तब क्वेश्चन पूछ लेना। ठीक है, प्रैक्टिस सेशन वगैरह सब कुछ कराऊंगी। ठीक है, ओके, रिलैक्स रहो, रो मत। ठीक है, प्रैक्टिस सेशन वगैरह सारी चीजें मैं यहाँ पर करवाऊंगी, परेशान मत हो। ठीक है, परेशान मत हो। चलिए अब आगे हम यहाँ पर बात करते हैं। सबसे पहले नंबर पर कुछ बच्चे कह रहे हैं कि मैम इसे लिखवा दीजिए। बेटा पीडीएफ में सारा लिखा हुआ है। मैं एक्चुअली ये सोचती हूँ कि जैसे मैं आपको लिखवाऊंगी बहुत ज्यादा समय लगेगा, है ना, जो बहुत जरूरी है वो लिखवा देती हूँ। ऐसे तो बहुत ज्यादा समय लग जाएगा, आपका कोर्स बहुत ज्यादा है। ठीक है, और सिर्फ आपको बायो ही नहीं पढ़ना, आपको फिजिक्स केमिस्ट्री भी पढ़ना है, आपको और दूसरे सब्जेक्ट्स भी पढ़ने होते हैं, मैथ्स पढ़ना है, रीजनिंग पढ़ना है, इंग्लिश पढ़ना है, बहुत कुछ चीजें पढ़नी होती है।
तो फिर ऐसे तो आपका बहुत टाइम चला जाएगा। तो जो सारी चीजें हैं वो पीडीएफ में लिखी हुई हैं, मैं आप लोगों को पीडीएफ आज अपलोड करवा दूंगी, उसमें आप देख लेना, ठीक है। यहाँ पर जो बायो की आपकी क्लास होगी, इसमें समझने के ऊपर आपको जोर देना है कि हाँ मुझे ये कितना समझ आ रहा है, ठीक है। ओके, चलो। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पर बात करते हैं पहले नंबर पर कि जो भी हमारा यहाँ पर गोल्गी बॉडीज होता है, उसमें ऊपर वाला जो हिस्सा होता है वो कहलाता है सिस। क्या कहलाता है बेटा? सिस यहाँ पर कहलाता है, ठीक है। और नीचे वाला जो हिस्सा होता है उसे हम सभी क्या कहते हैं? ट्रांस वाला हिस्सा। A4 में पूरा है? हाँ पूरा है। प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं मैम उसका? हाँ बेटा निकलवा सकते हो, 4-5 पेजेस में वो पूरा का पूरा है, ठीक है। क्लियर है? चलिए अब आगे, सिस वाला जो हिस्सा होता है वो ऊपर की तरफ, केंद्र की तरफ होता है, जबकि जो नीचे वाला हिस्सा होता है, ट्रांस वाला हिस्सा, वो प्लाज्मा झिल्ली की तरफ यहाँ पर होता है, ठीक है। चलिए अब इसके आगे एक और इंटरेस्टिंग बात मैं यहाँ पर आपको बताती हूँ कि जब कभी भी हम किसी भी गोल्गी बॉडीज को देखते हैं, ठीक है, तो जो गोल्गी बॉडीज होता है वह फोल्ड इस तरह से, जैसे फोल्ड की जाती है ना कुछ चीजें, जैसे मान लो आप कपड़ा अपना फोल्ड करके रखते हो, तह बना के रखते हो, है ना। तो जैसे मान लो कोई कपड़ा है लंबा सा और उसको मैं तह बना रही हूं इस तरीके से, इस तरह से, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, है ना। तो बिल्कुल उसी तरीके से फोल्ड वाइज यह दिखाई देता है। धीरे धीरे आप सभी यहाँ पर क्या देखेंगे कि जो भी आपका गोल्गी बॉडीज होता है, जब वह नीचे की तरफ आने लगता है तो वह छोटे छोटे भागों में टूटने लगता है, जैसे ऐसे 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 छोटे छोटे भागों में यह टूटने लग जाता है। और जब ये छोटे छोटे भागों में टूट जाता है तो एट द लास्ट यह यहाँ पर क्या बनाता है? तो आंसर करना, लाइसोसोम बनाता है। क्या बनाता है ये यहाँ पर? लाइसोसोम। लाइसोसोम यहाँ पर यह बनाता है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, आपको एक चीज यहाँ पर ध्यान में रखनी होगी कि जब कभी भी हम लाइसोसोम के बारे में बात करते हैं तो आप सभी को पता है ये आत्मघाती थैली के रूप में फेमस है। और आप सभी को यह भी यहाँ पर ध्यान में रखना होगा कि जो भी आत्मघाती थैली, मतलब जो भी आपका लाइसोसोम होता है वह कैसे बनता है। तो आंसर करना कि जो गोल्गी बॉडीज होती हैं उनके टूटने की वजह से ही यहाँ पर लाइसोसोम का निर्माण होता है। तो क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है यहाँ पर कि भाई यह बताओ कि लाइसोसोम का जो निर्माण हो रहा है या लाइसोसोम के मम्मी पापा कौन है, ठीक है, यानी कि लाइसोसोम के जनक कौन है, लाइसोसोम के पिता कौन है। तो आंसर आपको क्या करना है कि लाइसोसोम गोल्गी बॉडीज के टूटने से ही यहाँ पर बनता है। तो यहाँ से काफी प्रश्न आप लोगों का पूछा जाता है, ठीक है बच्चों, यहां तक बात आपको समझ आ गई है। चलो अब इसके आगे हम नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं कि लाइसोसोम का क्या यहाँ पर कार्य होता होगा और किसने इसकी खोज यहाँ पर की है, ठीक है। चलो तो सबसे पहले आपसे यह यहाँ पर पूछा जाता है कि जो लाइसोसोम है उसकी खोज यहाँ पर किसने की है। लाइसोसोम की खोज यहाँ पर किसने की है, सबसे पहले आपसे एक प्रश्न यहाँ पर पूछा जाता है। तो प्यारे बच्चों, इटली के एक साइंटिस्ट थे, ठीक है, अगर याद नहीं रखना चाहते तो कोई बात नहीं, इटली के ऊपर वैसे भी प्रश्न नहीं पूछता। तो इटली के एक साइंटिस्ट थे यहाँ पर, और जो साइंटिस्ट थे उनका जो पूरा नाम था वो था कैमिलो गोल्गी। क्या नाम था? कैमिलो गोल्गी। और इन्होंने ही सबसे पहले लाइसोसोम की यहाँ पर गोल्गी बॉडीज की यहाँ पर खोज की थी। और इन्हीं के सम्मान में, देखो इनका नाम क्या है? कैमिलो गोल्गी। तो इन्हीं के सम्मान में इस नए कोशिकांग का नाम क्या रख दिया गया था? गोल्गी बॉडीज रख दिया गया था। क्या रख दिया गया था? गोल्गी बॉडीज रख दिया गया था, ठीक है। तो इसीलिए आपको क्या ध्यान यहाँ पर रखना है कि गोल्गी बॉडीज की खोज किसने की थी? कैमिलो गोल्गी ने की थी। किसने की थी? कैमिलो गोल्गी ने यहाँ पर की थी। अब हम यहाँ पर बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ कि इसका कार्य क्या होता है। गोल्गी बॉडीज की अगर आप यहाँ पर बात करो तो इसका क्या कार्य होता है, क्या फंक्शन इसका यहाँ पर होता है, क्या कार्य इसका यहाँ पर होता है, ठीक है। कार्य की अगर हम यहाँ पर बात करें तो सबसे पहली चीज कि जो भी कोशिका के अंदर प्रोटीन बन रहा है, जो भी कोशिका के अंदर लिपिड बन रहा है, वसा बन रहा है, जो कुछ भी मॉलिक्यूल, जो कुछ भी अणु इसके अंदर बन रहे हैं, बेटा ईयर याद करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अगर आप ईयर याद नहीं करोगे तो भी आपका काम चल जाएगा। जहां पर ईयर याद करना होगा मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। तो बहुत ज्यादा ईयर वगैरह याद मत करना, बस आपको ये ध्यान में रखना है
कि जो गोल्गी है, कैमिलो गोल्गी, वही नाम आपको याद रखना है, ठीक है। चलो, हाँ, गोल्गी कॉम्प्लेक्स भी इसे ही कहते हैं, और बॉडी भी इसे ही कहते हैं, गोल्गी कॉय भी इसे ही कहते हैं, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, जहां पर भी गोल्गी लिखा है एक ही सेल ऑर्गेनल के बारे में बात हो रही है, ओके। चलो, अब इसका काम क्या है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर हम किसी भी कोशिका को देखते हैं, कोशिका के अंदर जो भी प्रोटीन बन रहा है, जो भी लिपिड यहाँ पर बन रहा है, जो भी वसा यहाँ पर बन रहा है, उसको क्या यहाँ पर करेगा, ये उसकी पैकिंग करेगा, उसकी पैकेजिंग करेगा और उसको एक जगह से दूसरी जगह भेजेगा। तो जैसे कि मान लो यहाँ पर आप एक चीज को ध्यान रखो, ठीक है बेटा, बोल दूंगी मैं, ठीक है गंभीर, गौतम गंभीर, मैं बोल दूंगी, ठीक है। तो जैसे आप सभी ने कुरियर बॉय का नाम सुना है, कुरियर, है ना, कोई आपको गिफ्ट भेजना है, कोई सामान भेजना है, कोई पुस्तक भेजना है ना, कुछ भी सामान आपको अगर भेजना है तो उसके लिए कौन होते हैं यहाँ पर, कुरियर बॉय, ठीक है, कुरियर बॉय। हाँ, टॉवेल और बेडशीट का बंडल, हाँ कह सकते हो। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो कुरियर बॉय, ठीक है। तो कुरियर बॉय क्या काम करता है कि जो भी आप सामान होगा आपका, उसका अच्छे से पैकेजिंग करेगा और उसको एक जगह से दूसरी जगह लेकर के यहाँ पर जाएगा। बिल्कुल उसी तरीके से अगर आप बात करते हो गोल्गी बॉडीज के बारे में, तो जो गोल्गी बॉडीज होता है उसका क्या काम होता है, तो आंसर करना कि यह काम करेगा यहाँ पर पैकेजिंग करने का। ये क्या काम करेगा यहाँ पर, पैकिंग करने का, और साथ में ट्रांसपोर्टेशन या ट्रांसपोर्ट करता है, जिसको आप सभी कह सकते हो कि पैकिंग करता है और साथ में यह परिवहन करता है, ठीक है, परिवहन करता है। मैम ये जो आप पॉइंट बता रहे हो ये A4 साइज में है, हाँ है, A4 साइज में है, जो इंपॉर्टेंट होता है वो मैं अलग से लिखवा देती हूँ, ठीक है। तो ये क्या काम कर रहा है यहाँ पर, गोल्गी बॉडीज पैकिंग कर रहा है, परिवहन कर रहा है, और इसी वजह से इसको हम सभी क्या कह सकते हैं, कुरियर बॉय कह सकते हैं, कुरियर बॉय हम इसको यहाँ पर कह सकते हैं। और इसी को हम सभी ट्रैफिक पुलिस भी कहते हैं, क्या कहते हैं, ट्रैफिक पुलिस भी हम इसे कहते हैं, ट्रैफिक पुलिस भी हम इसे यहाँ पर कहते हैं, ट्रैफिक पुलिस भी हम सभी इसे यहाँ पर कहते हैं, ठीक है। मैम ये किसका पैकिंग करता है, अच्छा ये किसका पैकिंग करेगा बेटा, जैसे जो भी बायोमोलिक्यूल्स होते हैं, इसके अंदर जो भी बायोमोलिक्यूल्स यानी जैव अणु, जो भी जैव अणु होते हैं उसकी पैकेजिंग करता है। जैसे कि मान लो पहले नंबर पर बहुत सारे प्रोटीन बन रहे हैं किसी भी कोशिका के अंदर, तो यह प्रोटीन की पैकेजिंग कर रहा है। कोशिका के अंदर बहुत सारे क्या बन रहे हैं, लिपिड बन रहे हैं, है ना, लिपिड बन रहे हैं, उनकी भी यह पैकेजिंग करेगा और कोशिका में एक जगह से दूसरी जगह इसको भेजेगा, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह इसको भेजेगा, ठीक है। ठीक है संतोष, थैंक यू। मैम जो आप पढ़ा रहे हैं 11th 12th में पढ़ा हुआ हूं तो क्लास छोड़ सकता हूं। आदित्य आपकी मर्जी है बेटा, अगर आपको लगता है कि आपकी बायो में पकड़ है तो फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं बायो मुझे पढ़नी पड़ेगी तो फिर डेली आप क्लास करिए, ठीक है, जैसा आपका मन हो, ठीक है बेटा। मैम बुक बता दीजिए, कोई भी बुक लेने की आवश्यकता नहीं है बेटा अभी, ठीक है, थ्योरी के लिए कोई भी पुस्तक लेने की आवश्यकता नहीं है। आपको क्या करना है, आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स करने होंगे, ओके, और वो अभी मैं वैसे भी थोड़े दिन बाद करवाऊंगी, या फिर आप कोई पुस्तक ले सकते हैं, खान सर की भी पुस्तक आ रखी है प्रीवियस ईयर की, वो आप ले सकते हो, या फिर क्वेश्चन आंसर की कोई भी बुक आप खान सर की ले सकते हैं, उसे आप कर सकते हैं, ठीक है। मैम आप डेली आया करो बच्चे देखो थर्सडे फ्राइडे सैटरडे 3 दिन का मेरा है, मैं 3 दिन आऊंगी, बाकी दिन दूसरी क्लास भी यहाँ पर होगी, ठीक है। चलो तो गोल्गी बॉडीज तक हमने कर लिया है, कल हम लोग पढ़ेंगे लाइसोसोम, सेंट्रोसोम्स और प्लास्टिड, ठीक है, और उसके बाद कोशिश करेंगे कि एक दो दिनों में ये पूरा, इस हफ्ते यह वाला जो चैप्टर है ये पूरा खत्म हो जाए, और फिर उसके बाद मैं लूंगी आप लोगों का टेस्ट,
ठीक है, चलो तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर से मिलते हैं। आप सभी तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।